हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ड्रीम पाठशाला में। आज हम बात करेंगे 14 जुलाई को होने वाली एक बहुत ही खास खगोलीय घटना के बारे में, जो कि क्या है, जो कि है एक कॉमेट जो कि अर्थ के पास से गुजरेगा, जिसका नाम है नियोवाइस कॉमेट। वैसे इसका टेक्निकल नेम है C2020F3 कॉमेट। हालांकि ये अर्थ के पास से काफ़ी गुजर चुका है। बेसिकली 14 तारीख को ये भारत के उड़ीसा राज्य से दिखना शुरू होगा। इसके बारे में आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। ये नियोवाइस का क्या मतलब है, ये नियोवाइस एग्जैक्टली है क्या, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स, ये जितने भी आप टर्म सुनते हैं, बेसिकली इनमें क्या फ़र्क होता है, इसको भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर कॉमेट्स होते क्या हैं। कॉमेट्स डस्टी स्नोबॉल्स होते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन कॉमेट्स ज़्यादातर आउटर स्पेस से आते हैं। अभी आउटर स्पेस क्या है, ये सारे टर्म्स में आगे आपको इमेजेस में समझाऊंगा। आप अभी ये समझिए कि कॉमेट्स जो हैं दोस्तों, वो डस्ट, आइस और रॉक से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसा कि बताया, मैंने आपको बताया कि ये डस्ट, आइस और रॉक से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइसेस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन मिक्सड विद डस्ट। दीज मटीरियल्स केम फ्रॉम द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, जो कि हम कहते हैं कब बना था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जब बिग बैंग के टाइम्स के बाद हमने ये बात समझी है कि हमारा सोलर सिस्टम बना है, उसी टाइम से कॉमेट्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। कॉमेट्स का एक आईसी सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं उनका न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द कोमा। ये मैं भी आपको आगे इमेज में दिखाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, कॉमेट्स, देखिए कॉमेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। कॉमेट्स जो हमको सन की ही लाइट से रिफ्लेक्ट होकर दिखते हैं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डस्ट और आइस से बने होते हैं, तो जब ये सन के पास जाते हैं तो इनका जो डस्ट और आइस होता है वो बेसिकली सन की हीट से मेल्ट होने लगता है। और जिसके बाद क्या होता है, इनका एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास एक काफ़ी ब्राइट सा सरफेस आपको दिखेगा, जिसको हम कहते हैं कोमा। और जिसको हम आगे इमेज में देखते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छी इमेज है कॉमेट की। जैसे कि आप देख सकते हैं कोमा, और ये है कॉमेट का हेड, ये है इनका न्यूक्लियस। और पीछे आपको इसकी काफ़ी लंबी दिख रही होगी डस्टी टेल या आयरन टेल। ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लंबी टेल्स भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइज ऑफ कॉमेट के बारे में। कॉमेट्स के आखिर बेसिकली साइज होते कितने हैं। देखिए, मोस्ट कॉमेट्स हैव अ न्यूक्लियस, जिसको हम द सेंटर ऑफ द कोमा, न्यूक्लियस को हम जैसा कि आप देखते हैं सेंटर ऑफ द कोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमेट्स हैव अ न्यूक्लियस द सेंटर ऑफ द कॉमेट दैट इज लेस देन अबाउट 6 माइल्स, 10 किलोमीटर वाइड होता है इनका न्यूक्लियस। द साइज ऑफ कॉमेट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज इट इज़ टू सन। क्योंकि जैसे जैसे कॉमेट सन के पास आता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर की आइस जो है वो मेल्ट होती है, उसके रॉक्स और ज़्यादा टूटने लगते हैं, तो उनका साइज़ कम हो जाता है। जैसे जैसे कॉमेट्स, ये जैसा कि इसमें लिखा है दोस्तों, एज अ कॉमेट गेट्स क्लोजर टू द सन, द आइसिस ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस वेपराइजेस एंड फॉर्म अ क्लाउड called coma around the nucleus that can expand out to 50,000 miles. और साथ ही साथ a tail also forms on the comet as it approaches the sun. comet tails जो है वो आप देख सकते हैं 1 मिलियन किलोमीटर लंबी भी हो सकती हैं। अब ये इमेज मैंने यहाँ पे क्यों डाली है, देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सन है, ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। कॉमेट्स बेसिकली आते कहाँ से, कॉमेट्स मैंने जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में, आउटर स्पेस से आते हैं। देखिए, कॉमेट्स दो जगह से आ सकते हैं। या तो वो आ सकते हैं, इसको कहते हैं काइपर बेल्ट, या फिर आ सकते हैं ओर्थ क्लाउड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा प्लैनेट है नेपच्यून, उसकी तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली शॉर्ट पीरियड कॉमेट। और जो हमारे
ओर्थ क्लाउड से जो कॉमेट्स आते हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। अब ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट और लॉन्ग पीरियड कॉमेट क्या होते हैं, देखिए जो हमारे काइपर बेल्ट से जो कॉमेट्स स्टार्ट होते हैं, जो बेसिकली हम मानते हैं कि यहीं कहीं ओरिजिनेट हुए हैं और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो हर 200 साल से पहले पहले 200 ईयर्स से पहले पहले सन के पास से उनका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, लग जाता है, और वो अर्थ की तरफ अप्रोच कर जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कॉमेट का नाम आपने सुना होगा, हेलीज कॉमेट, जो कि कहते हैं कि हर 76 ईयर्स में विजिबल होता है। और जो कॉमेट ओर्थ क्लाउड से आते हैं उनको हम, जैसे मैंने आपको बताया, उसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है, इनका ऑर्बिटल रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो होता है 200 ईयर्स से ज़्यादा का। ये एक काइपर बेल्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वो लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द काइपर बेल्ट is a region of solar system that exists beyond the 8 major planets, extending from the orbit of Neptune to approximately 50 astronomical units from the sun। ये AU दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, जो कि डिस्टेंस की एक यूनिट है। बेसिकली हम कहते हैं कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU। मीन डिस्टेंस जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम नहीं रहता, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ वो इलिप्टिकल है, कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इसलिए वो हमेशा डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। तो उसका मीन डिस्टेंस जो है हम मानते हैं वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, ये याद रखिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली नेपच्यून की ऑर्बिट जहाँ पे ख़त्म होती है, देखिए ये यहाँ पे नेपच्यून है, इसकी ऑर्बिट जहाँ ख़त्म होगी उससे 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ तक के रीजन को हम कहते हैं काइपर बेल्ट। इसको आगे हम और डिटेल में देखेंगे, ये मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ हाँ, ओर्थ क्लाउड क्या होता है, ओर्थ क्लाउड को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द ओर्थ क्लाउड इज़ अ थियोरेटिकल स्फेरिकल क्लाउड ऑफ प्रीडोमिनेंटली आइसी planet symbols that is believed to surround the sun at a distance of up to around 1 lakh astronomical units। मतलब कि जहाँ पे हमारा ओर्थ क्लाउड जहाँ पे हमारा काइपर बेल्ट ख़त्म हो रहा है उससे 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल, सन से लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अगर हम डिस्टेंस आगे तक जाएंगे तो वो होगा हमारा ओर्थ क्लाउड। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। इस इमेज में जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक हीलियोस्फीयर और एक दिख रहा होगा इंटरस्टेलर मीडियम। तो जो ओर्थ क्लाउड है फ्रेंड्स, ये इंटरस्टेलर मीडियम में आता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखिए जो सन है फ्रेंड्स, जो सन है वहाँ से हमको मिलती हैं सोलर विंड्स, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में और पूरे हमारे अर्थ को भी, सारे प्लैनेट्स को बेसिकली इफेक्ट करती हैं सोलर विंड। तो जहाँ तक सन की सोलर विंड्स का असर होता है, मतलब जहाँ तक वो सन का ग्रेविटेशनल पुल या फिर उनकी सोलर विंड्स का जहाँ तक हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, उस रीजन तक को हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। उसके आगे के रीजन को हम कह रहे हैं इंटरस्टेलर मीडियम, मतलब बेसिकली आउटर स्पेस हो गया। जैसे आप में से कई लोगों ने मूवी भी देखी होगी इंटरस्टेलर, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। दिस प्लेस इट इन इंटरस्टेलर स्पेस बियॉन्ड द सन्स हीलियोस्फीयर वेयर इट डिफाइंस द कॉस्मोलॉजिकल बाउंड्री बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द रीजन ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल डोमिनेंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इसको जानने से पहले मैं आपको वापस पुराने इमेज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो इमेज था, यहाँ पे आपको प्लैनेट मार्स दिख रहा होगा, ये मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये प्लैनेट मार्स है और ये प्लैनेट जुपिटर। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड्स भी बेसिकली जब हमारा कहते हैं बिग बैंग हुआ था, उसके बाद जब सोलर सिस्टम बना और यूनिवर्स की शुरुआत हुई, तो ये भी पहले एस्टेरॉयड्स भी प्लैनेट्स ही थे, मतलब प्लैनेट्स ये बन नहीं पाए। और ये काफ़ी मतलब बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, बेसिकली एस्टेरॉयड्स बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, और रॉक्स और डस्ट के पीसेस ही होते हैं बड़े बड़े, जो कि प्लैनेट, जो कि आपस में कंबाइन होकर प्लैनेट्स नहीं बन पाए। और इनकी एक पूरी बेल्ट है जो आपको मिलेगी मार्स और जुपिटर के बीच में। तो तो इनका जो आइस वाला जो पार्ट होता है वो सन की हीट से, इतने टाइम से, जो इतना हमारे बिलियंस ऑफ ईयर्स निकल चुके यूनिवर्स को बने हुए, उससे वो आइस वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन कॉमेट्स जो हैं उसमें आइस भी होती है। तो ये भी आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये
द मेन डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स इज देयर कॉम्पोजिशन एज इन व्हाट दे आर मेड ऑफ। एस्टेरॉइड्स जैसे कि मैंने आपको बताया मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉकी मटेरियल्स, वाइल द कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल्स। दोनों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स अर्ली इन द हिस्ट्री बने हैं सोलर सिस्टम में, अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एस्टेरॉइड्स फॉर्म्ड मच क्लोजर टू द सन, काफ़ी सन के पास होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया मार्स और जुपिटर के बीच में पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है, वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर आइसिस टू रिमेन सॉलिड। कॉमेट्स फॉर्म्ड फार्दर फ्रॉम द सन, कॉमेट्स काफ़ी दूर होते हैं सन से, वेयर आइसिस वुड नॉट मेल्ट। कॉमेट्स विच अप्रोच द सन लूज मटीरियल विद ईच ऑर्बिट बिकॉज ऑफ देयर आइस मेल्ट्स एंड वेपोराइज टू फॉर्म अ टेल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमेट्स जैसे सन के पास आते जाते हैं, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते करते सन के पास आते हैं, तो उनका जो आइस होता है वो मेल्ट करता है, वही बाद में वेपराइज भी होता है, और वेपराइज होकर वही कॉमेट्स की टेल्स को भी बनाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे मीटियोर्स, मीटोराइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बेसिकली मीटियोराइट्स क्या होते हैं। मीटियोराइट्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ कॉमेट और एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन। मतलब मीटियोराइट्स इतने बड़े नहीं होते, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं, मीटियोराइट्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन होते ये भी कॉमेट जैसे ही हैं, एस्टेरॉइड जैसे ही हैं। ये भी आपके रॉक्स डस्ट से ही मिलके बने होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मिल जाते हैं इनको हम ये, लेकिन इनका साइज़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। जैसा कि आपको पता होगा जब हम अर्थ के ऊपर डायनासोर्स थे तो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ था, वो एक एस्टेरॉइड हिट करने की वजह से हुआ था। मीटेरॉइड्स इतने बड़े नहीं होते कि वो हिट करके कुछ नुकसान पहुंचा पाए अर्थ को, ऐसा नहीं होता। तो ये तो होते हैं मीटेरॉइड्स। अब मीटियोर्स क्या होते हैं। देखिए जो मीटेरॉइड्स आपके क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा, में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रे से, तो फ्रिक्शन है, तो वो मीटेराइट्स जो है बर्न कर जाते हैं, तो वो आपको जलते हुए दिखते हैं, और उसको उसी उसी को मीटियोर्स कहते हैं, जिसको हम, इसका एक नाम और है जिसका नाम है शूटिंग स्टार्स। तो अभी कोई आपको टूटता तारा बोले तो उसको बताइएगा कि वो टूटता तारा नहीं है, वो बेसिकली शूटिंग स्टार्स हैं, और वो मीटेराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गए हैं और अब वो बर्न हो रहे हैं। अब बात करते हैं मीटियोराइट्स क्या होते हैं। देखिए कुछ कुछ मीटियोराइट्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, और वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को, मतलब अर्थ के सरफेस को हिट कर जाते हैं। तो अर्थ के सरफेस को अगर वो हिट कर जाते हैं और लैंड कर जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है मीटियोराइट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक टर्म और लिखा है, आप सोच रहे होंगे फायर बॉल कुछ नहीं होता। फायर बॉल एक ब्राइट मीटियोर होता है एक तरीके से, जो मीटियोर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी शाइनी होता है, उसको हम फायर बॉल कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमने वीडियो शुरू किया था कि 14 जुलाई को क्या है। तो देखिए 14 जुलाई को, जैसा कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं, ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं उड़ीसा के प्लानिटोरियम के, जिनका नाम है पतानी समंता। यहाँ पे आप इनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। फ्रॉम जुलाई 14 C20F3 अ कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27। एक कॉमेट जो कि 27 मार्च को डिस्कवर किया गया था, वो क्लियरली विजिबल होगा नॉर्थ वेस्टर्न स्काई में, और ये इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट फॉर अराउंड 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। मतलब 14 जुलाई से लेके नेक्स्ट 20 डेज तक, सनसेट के बाद ये 20 मिनट्स तक विजिबल होगा, और लोग इसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो उस लोकेशन पे रहते। वैसे ये कॉमेट C2020F3 अब वापस आउटर स्पेस में जा रहा है। ये 3 जुलाई को सन के सबसे नियरेस्ट आया था, जिसका जब इसका डिस्टेंस सन से सिर्फ 43 मिलियन किलोमीटर्स का था, और अर्थ के ये सबसे पास में आएगा फ्रेंड्स 22 जुलाई को ये अर्थ के सबसे पास आएगा, जब इसका अर्थ से डिस्टेंस होगा सिर्फ 103 मिलियन किलोमीटर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये इसका नाम नियोवाइस कॉमेट क्यों है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप जो मैंने आपको समझाया आप उसको रीड कर सकते हैं। द रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉमेट कॉल्ड C2020F3 नासास नियर अर्थ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए नियोवाइस क्या है।
एक्चुअली नियोवाइस दोस्तों नासा का एक टेलीस्कोप है, उसका नाम है नियोवाइस। तो नियोवाइस का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे लिखा है नियर अर्थ ऑर्बिट सर्वे एक्सप्लोरर, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है ये टेलीस्कोप का। अब ये नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे अर्थ के पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हमेशा रहते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स को हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कोई भी सोलर सिस्टम में स्मॉल सी बॉडी है जो कि सन से सिर्फ 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस से कम पे है, उसको हम नियर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए नासा का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है जिसको हम कहते हैं नियोवाइस टेलीस्कोप। तो इसी टेलीस्कोप ने इस कॉमेट को देखा, तो इसका नाम जो है वो नियोवाइस कॉमेट रख दिया है। लेकिन हालांकि मैंने बताया आपको इसका टेक्निकल नेम C2020F3 है। ये F3 इसलिए है क्योंकि 3 जुलाई को ये सन के सबसे नियर आया था। अब जैसा मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताना चाहता हूँ, पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या होता है। देखिए, पेरीहीलियन का मतलब होता है क्लोजेस्ट और एपीहीलियन का मतलब होता है फारदेस्ट। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि अर्थ और सन के बीच का भी जो डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। उसका मीन डिस्टेंस हम मानते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मीन 150 मिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन जब अर्थ सन के सबसे करीब होती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरीहीलियन, मतलब उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरीहीलियन। और जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा फारदेस्ट अवे होती है, दूर होती है, उसको हम कहते हैं एपीहीलियन। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया। अब नियोवाइस कॉमेट के बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो देखिए, द रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉमेट कॉल्ड C2020F3 नासा's नियर अर्थ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर also known as NEOWISE after the NASA telescope that discovered it will make its closest approach to the earth on July 22। जैसे कॉमेट जो है 6800 ईयर्स में अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि अगली बार ये कॉमेट जो है वो हमको अर्थ से ईयर 8786 में मिलेगा, जो कि अब से लगभग 6000 साल बाद है। तो इसीलिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ऑन जुलाई 3 द कॉमेट वॉज क्लोजेस्ट टू द सन। ऑन दिस डे द कॉमेट क्रूज्ड इनसाइड मर्करीज ऑर्बिट and due to proximity to the sun its outer layer was released creating an atmosphere referred to as coma of gas and dust from its icy surface। जैसे मैंने को बताया कि ये 3 जुलाई को सन के सबसे पास में था, जिसकी वजह से इसका ये जो आइस है, जो वेपर्स हैं, वो सब वेपराइज हो गया और इसकी कोमा हमको देखने को मिला। और ये इसका जो पूरा टेल है वो देखने को मिला, क्योंकि कई कंट्रीज़ में ये विजिबल हो चुका है। जैसे 7 जुलाई को यूके में ये विजिबल हुआ था, यूनाइटेड किंगडम्स में। अभी मैं आपको आगे इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नासा के एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं बॉब बीकन। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस कॉमेट का इमेज ट्वीट किया था 6 जुलाई को, क्योंकि ये उस समय इन्होंने खैर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साइट किया था इसको। ये इन्होंने स्पेस से ही लिया है फ़ोटो, तो वहाँ पे उन्होंने इसको बाद में इसको ट्विटर हैंडल पे इनके ट्वीट किया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप इसी टाइप के वीडियोस चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कमेंट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।